हेलो एवरीवन वाचिंग देयर, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। आज एक और न्यू वीडियो जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एडीआरई। आपका एडीआरई का एग्जामिनेशन इज़ ऑन द वे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय आपको क्विक रिविजन की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने ज्योग्राफी से लिया है एंड कुछ करंट अफेयर्स का, जो 2023 का करंट अफेयर्स है उसका कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको इसी क्लास में याद भी हो जाए। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगा इसमें मिक्स रहेगा आपका, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा स्टैटिक का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप जो है मेरे साथ यू कैन राइट डाउन द आंसर। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछूंगी, आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आंसर सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा, अगर आपने प्रिपरेशन में, तो आपको पता होगा वी हैव 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे पास क्या है, 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। पहला लेयर क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, मीजोस्फेयर। उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, थर्मोस्फेयर। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या है, बेसिक आपका ज्योग्राफी का एकदम फाउंडेशन टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जगह पे, कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस देखने को मिलेगा। आयंस क्या होता है कि रेडियो एक्टिवली जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिवली जो है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कौन से लेयर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका क्या है ऑप्शन पहला, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, देखिए थर्मोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपको इलेक्ट्रिकली जो चार्ज कंपोनेंट्स होंगे ना वो आपको इसी स्फेयर में देखने को मिलेगा, थर्मोस्फेयर। इसको हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, आपको ओजोन कहाँ देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर आपको कौन से स्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ज्योग्राफी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो ये क्या है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद, क्या होता है, एयर प्रेशर कब डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन द डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, सेकेंड क्या है, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, थर्ड क्या है, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी तो उसमें पता होगा कि एयर जो है, प्रेशर जो है वो जैसे जैसे आपका हाइट रिड्यूस होता है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका माउंटेन है, ये आपका क्या है, समुंदर है। ठीक है, ये सी है, ये आपका माउंटेन है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर क्या होता है आपका डिक्रीज होने लगता है। मतलब आपको महसूस होगा ना, जब आप फ्लाइट वगैरह में भी जाते हैं तो आपका जो है कान जो है फट से जो बंद हो जाता है, या फिर आपको एक पॉप का आवाज़ सुनाई देता है। क्यों, बिकॉज क्या है, यहाँ पे क्या है, एयर प्रेशर जो है ये डिक्रीज होते जाता है। मतलब जितना आप ऊंचाई में जाते रहेंगे ना उतना प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते रहेगा। जितना आप समुंदर के पास रहेंगे ना, जितना समुंदर के पास रहेंगे, प्लेन एरिया में रहेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा एयर प्रेशर फील होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा एयर प्रेशर यहाँ पे आपको फील होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे एयर प्रेशर भी डिक्रीज होते रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जितना आप, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये हाइट होता है। ये सब बेसिक जो है ये सब हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो अगर आपको क्लासेस के बारे में जानना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर, नीचे आपको सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, जितना आपका इंक्रीज होगा ना हाइट, उतना जो है प्रेशर जो है डिक्रीज किया जाएगा। ये सब वी डिस्कस इट इन द क्लास वेरी वेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जितना आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहेंगे उतना आपका प्रेशर भी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ रहेगा। देखिए करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जितना आप माउंटेन्स की तरफ जाते रहेंगे उतना आपका प्रेशर जो है धीरे धीरे वो कम होता रहेगा और हमें प्रेशर ज़्यादा फील होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हम जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, वेस्ट की तरफ। हमारे पास क्या है, ये इंडिया है, ये इंडिया का पेनिनसुला है, तो यहाँ पे क्या है, पेनिनसुलर के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो पेनिनसुला में आपको पता है जो मेजर रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है, बट कुछ रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में भी आके मिलता है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, मतलब अरेबियन सी में आके मिलती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिवर तापी। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, तो तापी रिवर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नर्मदा और तापी जो है हमारे हिमालय पेनिनसुला से जो है उनका उत्पत्ति होता है बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुरास, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से जो है इसका इमर्जेंस होता है और वो जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, डैश बाय डैश नेम। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बुकर प्राइज। बुक्स के ऊपर जो है कोई भी अगर नॉमिनेशन अगर आपको देखने को मिले या अवार्ड देखने को मिले, फटाफट से उसको रट लीजिए, फटाफट से उसको याद कर लीजिए। डैश बाय डैश हैज नेम्ड द विनर फॉर द ऑफ द बुकर प्राइज 2023। अब किनके बुक और किसको मिला है बुकर प्राइज? वेस्टर्न लेन बाय चेतना मारू, ऑप्शन बी प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच। ये हम लोगों ने जो हमारा डेली न्यूज डिस्कशन होता है ना, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है इनको कवर किया है, ठीक है। द अदर एडन पॉल हार्डिंग या फिर द ब्लैक स्नो पॉल लिंच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रॉफिट सॉन्ग, ये लिख लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग बाय पॉल लिंच, ठीक है। पॉल लिंच साहब ने जो है ये प्रॉफिट सॉन्ग लिखा है। उनको जो है इस बार का बुकर प्राइज 2023 का बुकर प्राइज जो है पॉल लिंच को दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2023 इज अवॉर्डेड टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है किसको दिया गया है 2023 का, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो है, जो ऑप्शन ए आपका जॉन फॉसे, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी अब्दुल रज़ाक गुरना या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जॉन फॉस, ठीक है। जॉन फॉसे जो है उनको जो है इस साल का आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया। वो हमने पिछला जो पढ़ा था दैट वाज इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। बुकर प्राइज याद रखना, पॉल लिंच किसके लिए, LYNCH, पॉल लिंच किसके लिए, प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट सॉन्ग इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? आपका जॉन फॉसे को, ठीक है। जॉन फॉसे को दिया गया है। कौन सा बुक के लिए वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। देखिए, द नेम ऑफ द बुक for which John Fosse was given Nobel Prize for Literature in 2023। कौन से बुक के लिए जॉन फॉसे को जो है अवार्ड दिया गया है? अनथिंकेबल, ब्लैक स्नो, प्रॉफिट सॉन्ग या फिर अनसेबल, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट सॉन्ग है ये तो हमने देख लिया, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है ना इसको, तो ये तो नहीं होने वाला है। ब्लैक स्नो, वो अगर आपने प्रीवियस ऑप्शन देखा होगा तो वो अगर आपने प्रीवियस जो स्लाइड है उसका अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो ब्लैक स्नो भी जो है ये भी आपका इट वाज रिटन बाय पॉल लिंच, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो या फिर अनसेबल है या फिर अनथिंकेबल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है अनसेबल, ठीक है। अनसेबल जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको दिया गया है? जॉन फॉसे, ठीक है, JON, जॉन फॉसे, अनसेबल के लिए, ठीक है, अनसेबल के लिए दिया गया है। अनसेबल उनके बुक का नाम है और राइटर कौन है? आपके जॉन फॉसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप इनको तो एटलीस्ट अपने नोट्स में लिख ही ले, कहीं ना कहीं लिख ले, बार बार याद करें, बिकॉज यहाँ ऐसे क्वेश्चंस जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। ये से क्वेश्चन, और इस बार जो है क्योंकि लेवल भी टफ होने वाला है, एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी नेक टू नेक, ठीक है। बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चलिए, एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये करंट तो नहीं है बट स्टैटिक का है।
हु हैज रिटन द बुक हिंद स्वराज, बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक जो है हिंद स्वराज जो है किन्होंने लिखा है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंद स्वराज जो है ये बुक जो है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी दैट इज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 1915 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1915 में जो है ये बुक जो है लिखा गया था। बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है। इसमें गांधी जी ने जो है हमारे स्वराज के बारे में बात किया, ठीक है। स्वराज के बारे में उन्होंने जो है दिया है, उन्होंने कहा था कि 4 टाइप के स्वराज है, ठीक है। एक तो नेशनल इंडिपेंडेंस जो चाहिए, एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल स्वराज की उन्होंने बात की, इकोनॉमिक स्वराज की बात की है, और साथ ही स्पिरिचुअल स्वराज, जो स्वराज के बारे में किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्पिरिचुअल स्वराज जो है उसके बारे में हिंद स्वराज में काफ़ी अच्छे से महात्मा गांधी जी ने जो है बुक को लिखा है, ठीक है। तो 4 टाइप के स्वराज के बारे में उन्होंने बात किया था। सबसे पहले तो नेशनल इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑब्वियसली 1915 में लिखा गया था, सबको नेशनलिज्म का वेव चल रहा था और उन सबको आज़ादी चाहिए था फ्रॉम द ब्रिटिश पावर्स, तो इसीलिए नेशनल इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, भले वो उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, क्लास कोई भी हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी रिलीजन हो, उन सबको जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो चाहिए। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कब आएगा? जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब आप जो है खुद का पेट इनफ जो है वो भर सके, वैसा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और स्पिरिचुअल जो है स्वराज की भी बात की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया। हिंद स्वराज आपको याद रखना है, हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। देखते करेक्ट आंसर है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है आपका? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड एसएमएस बुक, धर्म पुस्तक, जो कि 1813, सबसे पहला तो यही अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। धर्म पुस्तक जो है फर्स्ट एसएमएस प्रिंटेड बुक था, वाज रिटन बाय, किनके द्वारा जो है लिखा गया था? ऑप्शन ए आत्माराम शर्मा, ऑप्शन बी बनीकांता काकोटी, ऑप्शन सी आनंदराम बरुआ या फिर ऑप्शन डी हेमचंद्र गोस्वामी, ठीक है। तो धर्म पुस्तक जो है ये फर्स्ट जो आपका एसएमएस बुक है, ये किन्होंने लिखा था? 1813 में, बहुत पुराना जो है आपका बुक था। किनके द्वारा जो है ये लिखा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका आत्माराम शर्मा, ठीक है। देखें जरा, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये अपने आप फैक्ट लिखेंगे। द फर्स्ट एसएमएस बुक का नाम क्या है? धर्म पुस्तक, ठीक है। कौन से ईयर में लिखा गया? 1813 में लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? आत्माराम शर्मा के द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोवेल माकाम वाज रिटन बाय, नोवेल जो है माकाम किसके द्वारा जो है लिखा गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। के हेंडिक, ऑप्शन बी डॉक्टर बनीकांता काकोटी, ऑप्शन सी आनंदराम बरुआ या फिर ऑप्शन डी रीता चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। ये नोवेल माकाम जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए के हेंडिक के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर बनीकांता काकोटी के द्वारा, ऑप्शन सी आनंदराम बरुआ के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी रीता चौधरी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज रीता चौधरी जी के द्वारा जो है माकाम नोवेल जो है वो लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, फैक्ट है ये, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। धर्म पुस्तक आत्माराम शर्मा जी के द्वारा और मकाम जो है ये आपका डॉक्टर जो आपके रीता चौधरी द्वारा जो है लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा के फादर के रूप में जो है किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी राज कपूर या फिर ऑप्शन डी गुरु दत्त, ठीक है। तो किनको जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा इन द एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए यहाँ पे वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? सत्यजीत रे, दादा साहेब फाल्के, राज कपूर या फिर गुरु दत्त, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत राय को जो है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है अवार्ड के रूप में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। उनके सम्मान में जो है सत्यजीत रे जो है लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत राय जो है वो आपके कंसिडर्ड किए जाते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि इनके जो है शॉर्ट फिल्म जो है आपने देखा होगा आई एम सॉरी
शॉर्ट फिल्म्स जो है बहुत ऑस्कर में भी फीचर हुआ है, ठीक है, ऑस्कर में भी फीचर हुआ है सत्यजीत रे का जो है फिल्म्स जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली क्रिएटेड, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, इवन दो दे आर इन ब्लैक एंड वाइट, बट द मैसेज ही वांटेड टू सेंड वाज वेरी क्लियर थ्रू हिज वीडियोस, ठीक है। तो इसीलिए जो है उनको जो है कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन। द रिवर सांगपो फ्लोज थ्रू विच कंट्री बिफोर एंटरिंग इंडिया, ठीक है। तो जो सांगपो नदी है, ये अगर आपको पता हो तो ये नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र, जब वो इंडिया में एंटर करने वाला होता है, ब्रह्मपुत्र जब वो इंडिया में एंटर करने वाला होता है, तो जब वो तिब्बत में होता है उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का जो है जब वो इंडिया में आता है तब उनको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। एग्जैक्टली जब वो सादिया टाउन में जब वो एंटर करते हैं, दैट इज इन आसाम, जब वो सादिया टाउन में एंटर करते हैं तब हम उनको वी कॉल इट ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो उससे पहले जो है जब वो कौन से कंट्री में जो है वो फॉलो करते हैं, कौन से प्लेस में जो वो फॉलो करते हैं, फ्लो करते हैं, तब उनको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। इसका तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, इसका आंसर जो है वो है आपका तिब्बत। बट ऑप्शन में क्या क्या है, म्यांमार, म्यांमार में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फ्लो नहीं करता। पाकिस्तान में इंडस रिवर फ्लो करता है, बहुत दूर है। चाइना में भी नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या है इसका, तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत में इनको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में ही इनका एक बहुत बड़ा सा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में एक नदी बहती है, दैट इज नोन एज रांगो सांगपो, ठीक है। रांगो सांगपो के नाम से जो है एक रिवर जो है वो फ्लो करता है इन तिब्बत। उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। दो टाइप के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो सांगपो नदी है उनका एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उनका नाम है रांगो सांगपो, ठीक है। तो ये क्या है, तिब्बत में फ्लो करता है। याद रखिएगा सांगपो नदी जो है वही इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से ग्लेशियर से उत्पत्ति होता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये आप मुझे जरूर बताइए अगर आपको पता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का उत्पत्ति कौन से ग्लेशियर से होता है, ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार का जो है दुख, सॉरो मतलब क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। तो विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है। हमारे पास दो तीन नदियां हैं जिनको हम सौरो बोलते हैं। चलिए, सौरो ऑफ बंगाल के नाम से एक रिवर को जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से एक नदी को जाना जाता है, एंड आपका सौरो ऑफ आसाम के नाम से भी एक नदी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सौरो ऑफ बिहार हम कौन सी नदी को बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हुगली रिवर, हुगली रिवर आप बोलते ही अगर आपको याद आ गया कि ये तो वेस्ट बंगाल में है, ये तो नहीं हो सकता। दामोदर नदी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। घाघरा नदी जो है ये आपका यूपी में फ्लो करता है, ठीक है। तो बचा क्या आंसर, ऑप्शन क्या बचा, कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार, या फिर बिहार का जो है दुख के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये जरूर से जरूर नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो सौरो ऑफ बिहार हम बोलते हैं कोसी नदी को, कोसी रिवर को हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल, हम बंगाल का दुख किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करें, दामोदर नदी को हम क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड सौरो ऑफ असम इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर। इवन दो इट इज कंसिडर्ड एज द लाइफलाइन ऑफ असम ऑल्सो, बट ब्रह्मपुत्र ही तो असम में बहुत सारा बाढ़ लाती है, इसीलिए हम बोलते हैं सौरो ऑफ असम। ब्रह्मपुत्र रिवर को ही हम सौरो ऑफ असम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स जो है, ये आप जरूर से देख लीजिएगा। सौरो ऑफ बंगाल दामोदर, सौरो ऑफ बिहार कोसी, सौरो ऑफ असम ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका कोसी रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिवर इज नोन एज द वृद्ध गंगा। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, इस नदी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। वृद्धा गंगा या फिर दक्षिण गंगा। व्हाट डज वृद्धा मीन्स, वृद्धा मीन्स ओल्ड, ठीक है। ओल्ड गंगा भी के नाम से भी इस नदी को जो है जाना जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है महानदी, या फिर चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो याद रखना गोदावरी जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी रिवर जो है आपका, इट इज कंसिडर्ड एज दी दक्षिण गंगा स्लैश वृद्धा
वृद्धा गंगा, ठीक है, वृद्धा गंगा के नाम से भी इनको जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही आपका दक्षिण गंगा स्लैश वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुला में, ठीक है, पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, पेनिनसुला इंडिया की लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर। हम पेनिनसुला इंडिया की बात करें, पूरा इंडिया की बात नहीं करें। पूरे इंडिया का सबसे बिगेस्ट रिवर है वो आपका गंगा जी है। गंगा रिवर सिस्टम जो है इट इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, बट लार्जेस्ट इन पेनिनसुला। पेनिनसुला में जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर वो आपका वृद्धा गंगा, ओके, वहाँ पे हमने गंगा लिखा है, यहाँ पे होगा। तो ये कौन सा नदी है आपका? गोदावरी नदी, ठीक है, याद रखना, गोदावरी नदी को ही हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं या फिर वृद्धा गंगा के नाम से जानते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर भी आपका गोदावरी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी ये सब जो है हम बहुत सारा क्लासेस में डिस्कस करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, चलिए वहीं पे क्वेश्चन भी आ गया। द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है कौन से जगह से जो है कौन से ग्लेशियर से उत्पत्ति होता है। चलिए यहीं पे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हिंदू कुश माउंटेन, हिमालय रेंज, बोकार्चू ग्लेशियर या फिर चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से इस ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये आपका तिब्बत में है, ठीक है, ये आपका तिब्बत में है। और इसी से जो है सांगपो नदी आता है, एंड देन सांगपो नदी जो है वो इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बन जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उत्पत्ति हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, बोकार्चू ग्लेशियर से आपका सिंधु घाटी दैट इज योर इंडस रिवर का उत्पत्ति आपका बोकार्चू ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति होता है। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का उत्पत्ति होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, which who was called the Iron Man of India, लोह पुरुष, ठीक है, लोह पुरुष या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किनको बोलते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल या फिर लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आपको पता होगा इनके नाम पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बिगेस्ट स्टैचू इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी उनके नाम पे बनाया गया है। यूनिटी डे जो हम अक्टूबर 31 को भी सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी डे, इनके जो है बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ही हम यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हीं को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप से जो है इनको बोला जाता है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बोला जाता है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उनके ऊपर जो है वो बनाया गया है, इसीलिए आपको याद रखना है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए ओके, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगे इस तरीके का वीडियो, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी मोर सच क्वेश्चंस विच कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका हम कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, एग्जाम जो है वो बहुत करीब आ गया। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड थैंक यू।